दोस्तों, राधे राधे। 7 फेरों के बाद अब रंजीता की विदाई की रस्म भी संपन्न हो गई थी। विवाह भवन अगले 3-4 घंटों में खाली करना था, इसलिए लड़की पक्ष के मेहमान अब अपने अपने कमरों में अस्त व्यस्त पड़े कपड़ों और दूसरे सामानों को पैक करने में लगे थे। रंजीता के पिता गोविंद बाबू और माँ चंदना देवी मिठाई के डब्बे और तोहफे एक एक कर सारे मेहमानों को सधन्यवाद प्रदान कर रहे थे। अभी तक तो विवाह की तैयारियों की व्यस्तता में समय कट गया था, पर अब इकलौती पुत्री की विदाई के दर्द की चुभन माँ पिता को महसूस होने लगी थी। गोविंद बाबू की आंखें तो सूखने का नाम नहीं ले रही थी, पर चंदना देवी ने हिम्मत रख रखी थी। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गईं, तो गोविंद बाबू को संभालना और भी मुश्किल होगा। फिर विवाहोपरांत का इतना सारा काम कैसे निपटेगा? सारे मेहमानों की विदाई के बाद अब बस गोविंद बाबू के पारिवारिक मित्र सार्थक मिश्रा सपत्नीक रह गए थे। उनकी ट्रेन देर रात की थी, इसलिए विवाह भवन से वो गोविंद बाबू के संग ही उनके घर आ गए। समधी जी का गोविंद बाबू के फोन पर कुछ देर पहले का मैसेज था कि बारात और बेटा बहू अच्छे से घर पहुंच गए हैं। रंजीता बिटिया और उसके सामानों से कल तक भरा भरा लगने वाला घर आज एकदम खामोश सा हो गया था। माता पिता का बार बार मन तो कर रहा था कि वीडियो कॉल करके एक बार रंजीता को देख लें, उससे बातें कर लें, पर फिर लगता था कि अभी तो बिटिया के ससुराल में सारे लोग नई बहू के स्वागत में होने वाली रस्मों को निभाने में व्यस्त होंगे। तभी समधी जी के नंबर से गोविंद बाबू के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की घंटी बजी। गोविंद बाबू की आंखें चमक उठी थीं। जरूर रंजू बिटिया से बात कराने के लिए समधी जी ने वीडियो कॉल लगाया होगा। चंद्रा देवी भी व्हाट्सएप कॉल की आवाज सुनकर पति देव के फोन की स्क्रीन के सामने टकटकी लगाकर बैठ गई थी। समधी जी और समधन जी को मेरा प्रणाम। उधर से समधी जी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम सबका प्रणाम भी स्वीकार कीजिए विवेकानंद बाबू। अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात विवेकानंद जी थोड़े गंभीर हो गए थे। गोविंद बाबू, दरअसल बहू ने हमें असमंजस में डाल दिया है। उसने मुंह दिखाई में जो मांगा है उसे लेकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। विवेकानंद जी की बातों ने गोविंद बाबू और इनकी पत्नी को अचानक से बेहद चिंतित कर दिया था। रंजीता जैसी समझदार लड़की आखिर ऐसा क्या मांग बैठी थी? गोविंद बाबू दरअसल 2 दिनों के बाद आनंद और रंजीता को हनीमून के लिए निकलना था, पर रंजीता बिटिया जिद कर रही हैं कि घूमने फिरने के लिए वो बाद में कभी जाएगी, अभी तो वो अपने नए घर की रसोई संभालेगी। कहती है कि कहीं आने जाने की बजाय अपने नए परिवार के सारे सदस्यों के साथ कुछ समय आराम से रहना चाहती है। सास ससुर को अपने हाथों का बना खाना खिलाना चाहती है, अपने नए घर के कोने कोने को महसूस करना चाहती है, और तो और आनंद भी उसकी बातों से सहमत है। विवेकानंद जी बोलते बोलते भावुक हो गए थे। उधर चिंता में घुल रहे रंजीता के माता पिता बेटी की बेहद प्यारी सी जिद पर फूले नहीं समा रहे थे। गोविंद बाबू, हम बिटिया का ये आग्रह स्वीकार तभी करेंगे जब आप दोनों हमारा एक निवेदन मान लेंगे। विवेकानंद जी ने पुनः समधी और समधन को दुविधा में डाल दिया था। हाँ हाँ, आदेश कीजिए समधी साहब, क्यों ना कुछ समय के लिए आप दोनों भी यहाँ आ जाइए रहने को। जानता हूँ आप दोनों काफी सिद्धांतवादी हैं, बिटिया के ससुराल का पानी भी पीना स्वीकार नहीं है आप दोनों को, पर आप समधी समधन की बजाय हमारे पारिवारिक मित्र के रूप में तो आ सकते हैं ना। फिर भी आप दोनों का मन न माने तो मुझे यहाँ रहने के बदले 1 रुपए का एक सिक्का दे दीजिएगा। विवेकानंद जी की बातों का कोई जवाब गोविंद बाबू को नहीं सूझ रहा था। सामने स्क्रीन पर अब समधन जी और दामाद जी भी नजर आने लगे थे। दोनों जैसे बस बेसब्री से हाँ की आस देख रहे हो। बस पापा, अब कुछ मत सोचिए, मैं अभी निकल रहा हूँ आप दोनों को लेने के लिए। दामाद आनंद की आवाज थी, जिसे चाह कर भी गोविंद बाबू और चंदना देवी ना कर सके थे। विवेकानंद जी और उनकी पत्नी के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी, पर स्क्रीन के कोने में चुपचाप खड़ी दिख रही रंजीता की आंखों ने
खुशी के आंसुओं को छिपाने से जैसे इनकार कर दिया था। पहले तो ऐसा मायका और अब ससुराल में ऐसे अनोखे परिवार को पाकर वो स्वयं को दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला समझ रही थी। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।